नमस्कार, बहुत स्वागत है लोक प्रशासन की इस क्लास में आप लोगों का। लोक प्रशासन के इस सेशन में जिसमें हम लोग अपना उत्तर लेखन कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की थी, उसके भाग दो की शुरुआत आज यहाँ पर कर रहे हैं। भाग दो की शुरुआत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले सेशन में क्या किया था कि पार्ट वन कवर किया था, जिसमें दो सवाल आप लोगों को मिले थे, दो क्वेश्चंस मैंने कराए थे पब्लिक एड के। और अब जो है इसके भाग दो में आपको फिर से दो क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, तो जल्दी से आप लोग एनरोलमेंट अपना करा लें, ताकि मैं रेगुलर बेस पे ये आप लोगों को लेना जो उत्तर लेखन कार्यक्रम में लेकर आना प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों तक डेली बेस पे दो क्वेश्चन पहुंचे। तो ये नंबर है, इन नंबर पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। एडमिशन लेना है कैसे, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या इस नंबर पर संपर्क किसी भी नंबरों पे आप बात करके एडमिशन संबंधित जो भी आपको जानकारी लेनी हो कैसे करना है सब बता दी जाएगी। इसकी फीस है प्रोग्राम की, मैं बता दूं एक बार यहाँ पर 3000 रुपए। 60 to 70 डेज प्रोग्राम होगा ये। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन विथ मॉडल आंसर पेपर वन के, और 75 क्वेश्चन विथ मॉडल आंसर पेपर टू के आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। दोनों सब मिला के लगभग 150 सवाल आप लोगों के पहुंचेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रोग्राम को यूनिट वाइज कराया जाएगा। यूनिट वाइज मैं आपको डेली बेस पर, जैसे भी पहली यूनिट शुरू हो चुकी है, पहली यूनिट करा रहे हैं, यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन को उपलब्ध कराने का आपके पास मेरा मेरा रहेगा कि यूनिट वाइज आप तक क्वेश्चन पहुंचे। महत्वपूर्ण सवाल जितने भी होंगे लोक प्रशासन के क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंचेंगे। और अगर आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओ तो कम से कम इन क्वेश्चन को देख के चले जाना। आपके लगभग जैसे 5 सवाल लिखने को आते हैं, तो 4 सवाल पे तो आपकी पकड़ बनी जाएगी, और हो सकता है कि 5 पे बन जाए। तो इसी उद्देश्य से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें पुराने सवाल भी हैं और नए संभावित प्रश्नों की श्रृंखला भी इसमें होगी, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम मेंस में। तो पूरा प्रोग्राम आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये। इसमें मैं आप लोगों को डेली बेस पे 2 वीडियो आंसर की उपलब्ध कराऊंगा, साथ साथ उन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तरों का मॉडल उत्तर पीडीएफ के रूप में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो इन सभी प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबरों पे कैसे जुड़ना है, क्या करना है, आप नंबरों पर बात करके जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अपने प्रोग्राम के हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2, अगले 2 सवाल। पहले 2 सवाल मैं आप लोग को उपलब्ध करा चुका हूं। देखिए, सवाल है आपका, लोक प्रशासन की परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, अन्य विषयों से इसे इसके संबंधों पर जो है क्या करें, टिप्पणी करिए। थोड़ा सा इसको सेंटर में लेके आए ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, तो देखिए परिस्थितिकी पर जो है सवाल इधर 2 सालों से आया हुआ है 1-2 बार, और नया टॉपिक है, जुड़ा हुआ है, और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आने वाले समय में है। तो परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है, और कुछ जो अन्य विषय हैं उसके किस प्रकार से संबंध है लोक प्रशासन से। ये 2 सवाल की मेन कंटेंट है, इसी पर हमें अपना उत्तर जो है लेके चलना है। तो क्या होगा इसको देखते हैं। लोक प्रशासन के उद्भव के आरंभिक चरणों में इसे एक बंद संरचना के रूप में देखा गया। ध्यान दीजिए, शुरुआत में कैसा था, एक बंद संरचना थी लोक प्रशासन, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था और चीजों पर। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा, कालांतर में जब व्यवहारवादी व्यवस्था की शुरुआत होती है लोक प्रशासन में, या व्यवस्थावादी दृष्टिकोण जब अपनाया जाता है लोक प्रशासन के को पढ़ने समझने और के व्यवहार के लिए, तब क्या होता है, लोक प्रशासन एक बंद व्यवस्था से कहां चला जाता है, साथ खुली व्यवस्था की ओर बढ़ जाता है। अपने आसपास के जो पर्यावरण है उससे ये अंतर संबंधित होता है, इसी को कहा गया है परिस्थितिकी। ये इसकी इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या होती है भाई, आपके आसपास का जो संबंध है, जो भी चीजें उपलब्ध हैं, वही आपकी परिस्थितिकी होती है। तो लोक प्रशासन की भी परिस्थितिकी कैसी है, जो इसके आसपास का पर्यावरण है, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, या कुछ भी हो, वो आपकी लोक प्रशासन की क्या है, परिस्थितिकी। और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन वास्तव में सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। जो हमारी समाज की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम चलता है, एक जो सिस्टम होता है उस सिस्टम सिंगल अकेले नहीं चलता है, उसके साथ कई उपव्यवस्थाएं संचालित होती रहती हैं। उसी प्रकार से उसी उपव्यवस्था का एक पार्ट हमारा क्या है, लोक प्रशासन भी है। तथा समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं जैसे आर्थिक उपव्यवस्था, सांस्कृतिक उपव्यवस्था, राजनीतिक उपव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक उपव्यवस्था से क्या करता है, ये अंतर क्रिया करता है। क्या करता है, अंतर क्रिया करता है। और उसके साथ साथ ये व्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है। यानी कि लोक प्रशासन आर्थिक उपव्यवस्था को प्रभावित करेगा, आर्थिक व्यवस्था उपव्यवस्था लोक प्रशासनिक उपव्यवस्था को प्रभावित करेगी। इसी प्रकार सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी, और इसके साथ साथ अन्य जो उपव्यवस्थाएं हैं वो लोक प्रशासन को प्रभावित करती है, यानी कि लोक प्रशासन पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जैसा कि आपने देखा, लोक प्रशासन
पहले सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक क्रियाकलाप में संबद्ध था, लेकिन अभी क्या है, आप देखेंगे आर्थिक गतिविधियों में भी लोक प्रशासन शामिल है। जैसे कि आप देखें आप जैसे कि पीएसयू सेक्टर में क्या है, प्रशासन पूरी तरीके से सम्मिलित है, आरबीआई, ठीक है। ऐसी जो संरचना है, आर्थिक प्रशासन जिसे कहते हैं, वित्तीय प्रशासन के नाम से जानते हैं, तो वित्तीय प्रशासन क्या है, एक आर्थिक उपव्यवस्था से प्रभावित प्रशासन का अंग है। सांस्कृतिक उपव्यवस्था की बात करें तो आप जो भी अपना प्रशासन देखेंगे हर देश का, वहां का प्रशासन वहां की संस्कृति में जो है घुला मिला होगा, उसी के अनुसार जो है वो कार्य कर रहा होगा। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है, या कोई ऐसा क्या कहते हैं कि धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन होता है, तो उसमें प्रशासन जो है वहां के पर्टिकुलर जिले का उस पूरे वातावरण में जो है घुला मिला होता। आज ही का उदाहरण देखिए, आज अखबार में आया था कि क्या हुआ कि मिर्जापुर के अरोरा क्षेत्र से पत्थर काट के भेजे गए अयोध्या, इसलिए जो राम मंदिर बन रहा है। तो प्रशासन क्या है, धार्मिक उपव्यवस्था से भी प्रभावित है, ठीक है। और वहां के डीएम ने क्या किया, बाकायदा अनावरण किया, चीज को भेजा, हरी झंडी दिखाई दी। क्या है, एक तरीके से प्रशासन जो है सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से प्रभावित है। राजनीति से जाहिर सी बात है, आप देखते हैं जैसे ही राजनीति होती है जिस देश की, उसके अनुसार जो है वहां का प्रशासन जो है संचालित होता है। मनोवैज्ञानिक भी जो दबाव होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है आपका प्रभावित होता दिखाई देता है। यहां पर आप इसको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि लोक प्रशासन की जो उपव्यवस्थाओं से अंतर क्रिया है वो किसके किससे है, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक। मोटा मोटा आप चाहें तो और भी इसमें जोड़ सकते हैं, सामाजिक जोड़ दीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पर जोड़ दीजिए कुछ आपको जोड़ना है तो, ठीक है। तो अपना पॉइंट को आप बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो जरूर आपको मेंशन करना है जो मैंने यहाँ मेंशन किया। तो ये फ्लो चार्ट बनाने के तरीके हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ आपके भी दिमाग में आता है उसको भी लगा सकते हैं। लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के आगमन ने, एक मिनट थोड़ा छोटा करें, थोड़ा बड़ा हो गया ना। लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के आगमन ने लोक प्रशासन को एक गतिशील तथा अपने आसपास के वातावरण से परस्पर प्रभावित होने वाली संरचना के रूप में देखा है। जाहिर सी बात है, किसी भी देश का प्रशासन होगा, अपने आसपास का जो वातावरण होगा उससे प्रभावित होगा ही होगा। बिना प्रभावित हुए संभव ही नहीं कि कोई प्रशासन किसी अपने देश के, अपने काल, अपने वातावरण के से प्रभावित ना हो, ठीक है। इस रूप में देखा गया, इसी को कुल मिला के क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी दृष्टिकोण, कि भाई लोक प्रशासन को सिर्फ हम एक सरकारी मशीनरी की तरह ना देखें, एक हमने नियमबद्ध कर दिया है और उसी नियम से चलेगा। जाहिर सी बात है कि किसी समाज में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं होंगी तो प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रशासन उन क्षेत्रों में भी अपना कार्य करेगा या उन चीजों को बेहतर करने की दिशा में कार्य करेगा। विकसित देशों में ये समस्याएं कम होती है तो वहां का प्रशासन दूसरे तरीके से काम करता है। विकासशील देशों में इन समस्याओं के अंबार लगा होता है तो यहाँ का प्रशासन दूसरे दृष्टिकोण में काम कर रहा होता है। इसी प्रकार से जो अविकसित देश होते हैं वहां की प्रशासनिक व्यवस्था एक अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार लोक प्रशासन जिस परिवेश में कार्य करता है तथा परस्पर अंतर्क्रिया करता है, वही लोक प्रशासन की परिस्थिति है। तो आपको पूरा डिटेल यही समझाना है कि क्या है परिस्थिति। सवाल यही आता है, अमूमन ये उम्मीद है 10 नंबर में टिप्पणी पे आएगा, लेकिन हो सकता है ये 15 नंबर पे भी सवाल आपका आ सकता है। दो प्रकार सवाल आते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट पूछा हुआ है, इसलिए 15 नंबर में आने की पूरी संभावना इस सवाल के है। आपको जब 15 नंबर का सवाल आता है तो मैंने बताया हुआ है कि 250 शब्द के आसपास लिखने। सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था होने के कारण लोक प्रशासन एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। जाहिर सी बात है, जब सामाजिक व्यवस्था है, जैसा हमने बात की कि सामाजिक उपव्यवस्था है लोक प्रशासन, और सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है, तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। जो क्वेश्चन का आपका दूसरा पार्ट है, एक बार देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो फटाफट दिखा दूंगा क्वेश्चन दूसरा पार्ट। क्वेश्चन का आपके दूसरा पार्ट क्या है, अन्य विषयों से इसके संबंधों पर टिप्पणी। तो हमने पहले तो बता दिया, पूछा था कि परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, आपने परिस्थितिकी बता दी। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये दूसरे सामाजिक विज्ञानों से कैसे जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी सामाजिक व्यवस्था क्या उपव्यवस्था है और दूसरे सामाजिक विज्ञान है, और ये खुद भी सामाजिक विज्ञान है, तो उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अपने उद्भव के चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन अंतर विषयी होकर उभरा। आप लोगों को पढ़े होंगे लोक प्रशासन, तो आपको पता होगा जो उद्भव के चरण है लोक प्रशासन के, हम लोग उस पर भी सवाल लेके आएंगे जल्दी। उद्भव के जो चतुर्थ चरण था वहां पर क्या हुआ, लोक प्रशासन, जो लोक प्रशासन को पूरी तरीके से बांट दिया गया था, अलग कर दिया गया था, ये लोक प्रशासन एक अलग है। चतुर्थ चरण में आके क्या होता, अंतर विषयी हो जाता, मतलब कई सब्जेक्ट जो है इसमें इसके संबंधों को वहां पर देखा जाने लगा, उनसे इसको प्रभावित माना जाने लगा और सब्जेक्टों को भी प्रभावित करने लगा। जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी आदि शास्त्रों के विद्वान इस विषय में जो है रुचि देखने लगे।
जो अर्थशास्त्र के विद्वान थे, जैसे कि आप हर्बर्ट साइमन को देख लें, ठीक है, उनको आर्थिक अर्थ का ही तो नोबेल मिला, अर्थव्यवस्था के तो नोबेल पुरस्कार मिला। इनका ध्यान इधर। मनोविज्ञान अल्टन मेयो, समाजशास्त्री चेस्टर बर्नार्ड, एंथ्रोपोलॉजी के भी थिंकर्स कई सारे हैं, अभी तत्काल एक नाम नहीं याद रहा है, वो भी जो है लोक प्रशासन के बारे में बात करने लगे। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी भी क्या बात करता है, सब समाज और जीव, मतलब मानव का विकास कैसे हुआ और उसकी सामाजिक संरचना क्या है। तो सामाजिक संरचना जब आप पढ़ेंगे तो जब समाज का एक हिस्सा होने के नाते लोक प्रशासन पर उनका झुकाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप लोक प्रशासन अन्य विषयों से संबंधित है, आप एक मोटा मोटा ग्राफ के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित जरूर करें एग्जाम में, ताकि आप लोगों को क्या हो, एक अच्छे नंबर की तरह हो जाए। हर सवाल में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम, कोटेशंस, ये सब चीजें उपलब्ध कराता हूं, ठीक है। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने बताया, आप यहाँ पे जैसे मैंने नाम बताए अर्थशास्त्र के आप नाम लिख दीजिए, हर्बर्ट साइमन का, मनोविज्ञान पे आप अल्टन मेयो का नाम लिख सकते हैं, डगलर का लिख सकते हैं, और भी किसी का भी जिसका नाम आपको याद आ जाए एट द मोमेंट। समाजशास्त्र में चेस्टर बर्नार्ड का लिख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में किसी का नाम अगर आपको पढ़ने में आता है तो उनका नाम लिखकर यहाँ पर भी एक छोटा डायग्राम बना के इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, नाम के साथ किस विचारधारा या किस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर वो लोग थे। इसी क्रम में लोक प्रशासन का उदय राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में हुआ था। आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो डिटेल क्लास कर रहा हूँ उसमें बताई ही बात कि राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन का विकास हुआ था। 1897 में जो है इसका उद्भव माना जाता है, ठीक है, शाखा के रूप में हुआ था। राजनीति विज्ञान से पृथक इसके विकास के बावजूद राजनीति और प्रशासन के बीच संबंध इन दोनों विषयों को अंतर संबंधित करता है। एक शाखा के रूप में विकास जरूर हुआ था, लेकिन बाद में क्या किया गया, माना जा रहा है कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में कहा गया कि ये घिसा पिटा बातें हो चुकी हैं, अब राजनीति प्रशासन वाली बात हमें अलगाव वाली बात नहीं करनी है, एक साथ लेकर इसको आगे बढ़ना है। जाहिर सी बात है, नीति निर्माण का काम राजनीति विज्ञान का है और नीति क्रियान्वयन का काम लोक प्रशासन का है, और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जब नीति का निर्माण ही नहीं होगा तो क्रियान्वित क्या होगी, और नीति निर्मित होकर ही क्या करेगी जब तक क्रियान्वयन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि राजनीति और प्रशासन जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित है। राजनीति जहां लोक इच्छा को अभिव्यक्त करती है, राजनीति क्या है, जो लोगों की इच्छा होती है, हम चुनते हैं अपने राजनीतिज्ञ को, अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको चुनाव हम करते हैं, तो क्या है वो आपकी इच्छा ही तो है कि आपने जिसको चुना है वो आपके लिए नियम, कानून, रेगुलेशंस बना रहा है। तदनुरूप नीतियों का वो निर्माण करती है और प्रशासन इन नीतियों का कार्यान्वयन करता है। यही सब मैंने अभी आप लोगों को समझा, यही मुख्य कार्य है, यही दो अंतर है दोनों में। इसी प्रकार मनुष्य जैसे सामाजिक प्राणी से मिलकर बना प्रशासन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के प्रभाव इस पे पूर्णतः पृथक नहीं हो सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, और प्रशासन जो है वो भी एक समाज की उपव्यवस्था है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य क्या है, समाजशास्त्र से जुड़ा है, और मनुष्य के अंदर अपना एक मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है व्यक्ति की। तो इन दोनों चीजों से भी आप प्रशासन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो प्रशासन को संचालित करने वाला होता कौन है, एक व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। तो आप उसको समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से अलग नहीं कर सकते। अल्टन मेयो के बाद के व्यवहारवादियों द्वारा प्रशासन का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन ने समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान से लोक प्रशासन को अंतर संबंधित कर दिया। अल्टन मेयो ने पूरी तरीके से समझाया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन लेके आएंगे, कैसे जो है एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस पर पूरा उनका अध्ययन है, विश्लेषण है। आप लोग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम लोग डिटेल क्लास में इसको करा रहे हैं, आप लोग चाहे तो डिटेल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं पूरी कंप्लीट, वहाँ पर पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, और नहीं तो यहाँ तो क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा ही। तो इन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो है प्रभाव लोग जो एक संगठन में कार्यरत प्रशासक होता है या व्यक्ति होता है उस पर पड़ता है, इसका पूरा अध्ययन करके इन्होंने समझाया हुआ है। इसी प्रकार लोक प्रशासन वास्तव में समाज शास्त्रों में सर्वाधिक अंतर विषय तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। इतना ही हमारे पास संसाधन होता है कि हम कर पाए। बहुत लंबा चौड़ा लिखने का हिसाब किताब अब नहीं बचा है। कारण क्या है कि समय संभव कम रहता है। आप लोगों को 24 में से 15 सवाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 15 सवाल करने पड़ते हैं, तो 15 सवाल लिखने के लिए आपको मिलता है सिर्फ 3 घंटा। तो आपको सब चीज जो है संक्षेप में करना पड़ेगा। आप सोचो कि बहुत लंबा चौड़ा लिख लो तो वो सब स्थिति अब खत्म हो चुकी है। संक्षेप में लिखने के लिए आपको निष्कर्ष भी 2 से 3 लाइन से ज्यादा का नहीं रखना, प्रस्तावना भी 2 से 3 लाइन में आप कर सकते। इसी क्रम में हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लोक प्रशासन की वर्तमान परिस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्तमान परिस्थिति यानी वर्तमान स्थिति में लोक प्रशासन पर क्या है, ये मान लीजिए आप 10 नंबर वाला सवाल है, 10 नंबर।
यानी इस पर हमें लिखना कितना होगा, 150 से 175। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की संकल्पनाओं के उदय के साथ लोक प्रशासन का क्षेत्र व स्वरूप भी प्रभावित हुआ है तथा लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंधन, उद्यमी शासन जैसी अवधारणाओं का विकास हुआ है। एलपीजी के कारण क्या हुआ है, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है और स्वरूप है वो बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, और लोक प्रशासन में जो नवीन संकल्पनाएं उभरी जिसमें नव लोक प्रबंधन सबसे लेटेस्ट है, उद्यमी शासन, ठीक है, ये जो नई अवधारणाओं का विकास हुआ है उसमें लोक प्रशासन के इस बदले परिवेश में कई सुधार जो है सुझाए, ठीक है, बहुत सुधार बताए हैं कि लोक प्रशासन में ये सुधार नहीं, क्योंकि जो परंपरागत लोक प्रशासन था और नौ लोक प्रबंधन में जमीन आसमान का, दोनों की क्रियाशैली कार्यशैली में जमीन आसमान का। नौ लोक प्रबंधन निजी प्रबंधन या निजी प्रशासन को साथ लेकर चलता है, परंपरागत प्रशासन एक तरीके से दोनों के बीच अंतर करके चलता है। उद्यमी शासन ही नई संकल्पना है जिसमें आप प्रशासन को क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेवा प्रदाता न करके एक उद्यम के रूप में भी प्रस्तुत किया है, जिसमें पीएसयू की स्थापना या बहुत सारे ऐसे अब काम हो रहे हैं जिसमें प्रशासन इन्वॉल्व है जो कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए। 1991 के बाद लोक प्रशासन के प्रतिमानों का मुख्य बल जो रहा वो बाजार आधारित शासन पर 1991, अर्थात इस बात पर बल दिया जाने लगा कि सरकार को अपने सभी आर्थिक कार्य जिन्हें बाजार करने में सक्षम है बाजार को हस्तांतरित कर देना चाहिए। 1991 के बाद क्या हुआ, लाइसेंस वाली जो प्रणाली थी वो समाप्त की गई, जो रेगुलेशन वाला काम था, यानी जो वैसे पहले क्या मॉडर्न फैक्ट्री थी, मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री कानपुर, वो क्या थी, सरकारी ब्रेड की फैक्ट्री थी, स्कूटर सरकार बनाती थी, सारी चीजें बनाती थी कुछ सरकार, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये व्यवस्था बदली। उन्होंने कहा कि जो बाजार आधारित कार्य है वो बाजार को दे दिया जाए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ ऊपर से ऑब्जर्व करेगी, रेगुलेट करेगी, न कि कोई बाजार आधारित कार्य, हस्तांतरित कर देना चाहिए। स्वयं को कर्ता के स्थान पर सुविधा प्रदायक फैसिलिटेटर की भूमिका जो है अब निभानी चाहिए। हम क्या करेंगे, उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने की सुविधा देंगे, उनको अच्छा माहौल देंगे, इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा, उद्यम जो आपके उद्यमी होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारी होंगे, यही कहलाती है सुविधा प्रदायक, ठीक है। तो इस भूमिका में अब आ चुका है प्रशासन। इस प्रकार लोक प्रशासन में राज्य प्रश्नवेलन की अवधारणा का उदय हुआ। राज्य प्रश्नवेलन का मतलब हुआ कि जब राज्य जो है पीछे जाता है किसी भी सेक्टर से, जैसे मार्केट से राज्य ने अपने आप को हटा लिया, इसी को कहा गया राज्य प्रश्नवेलन, मतलब कि राज्य जो है मार्केट से हटकर अब सिर्फ सुविधा प्रदाता की ओर हो गया। तो इसी का उदय जो होता है 1991 के बाद होता है, जो ये संकल्पना है ना राज्य प्रश्नवेलन वाली, ये 1991 के बाद होती है। इसका मतलब यही हुआ कि राज्य ने अपने हाथ खींच लिए पीछे, किस चीज से, जो प्राइवेट काम यानी कि जो उद्यम वाले काम थे उससे सरकार ने अपने हाथ की पीछे खींच ली, इसे कहा गया राज्य प्रश्नवेलन, जिससे आशा है कि राज्य का पीछे हटना। चूंकि सरकार ने अपने आर्थिक कार्य निजी क्षेत्रों तथा सामाजिक कार्यों में नागरिक समाजों की भागीदारी दी, अतः राज्य का आकार क्या हो गया, सीमित हो गया। निजी क्षेत्र कहाँ दे दिए, आर्थिक क्षेत्र किसको दे दिए, निजी क्षेत्र को, आर्थिक कार्य, और जो सामाजिक कार्य है उसमें नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटीज की भूमिका क्या है, बढ़ा दी गई। तो इससे क्या हुआ, सरकार का काम लिमिटेड हो गया, सरकार अब सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका में आ गई, न कि सीधे सीधे जो कार्य करती थी उससे उसने अपने हाथ को पीछे खींचे। इसी पूरी संकल्पना का नाम है राज्य प्रश्नवेलन। अब हमारे सामने क्या चुनौतियां आई और क्या भूमिका रही, जो वर्तमान में स्थिति है लोक प्रशासन की, उसमें क्या क्या भूमिका है, कहां कहां भूमिका निभा रहा और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसको एक नजर में देखेंगे। तो भूमिका में बात करें तो उदारीकरण से, निजीकरण से और वैश्वीकरण में इसकी भूमिका में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि आपके जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है बदली है, टैक्सेशन का सिस्टम चेंज हुआ है, नया टैक्सेशन व्यवस्था बनी जैसे जीएसटी, उसमें संरचना, कर संरचना बदली है, उसमें अलग से नई भूमिका में आया है अपना प्रशासन। निजीकरण के कारण क्या हुआ है कि निजीकरण हो गया, मान लीजिए निजी व्यक्ति जो है अब जो है सामान का प्रोडक्शन करने लगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों पर हस्तक्षेप, ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे मिलावट हो, चाहे कालाबाजारी हो, बहुत सारी चीजें होती है। उसमें एक नई भूमिका में प्रशासन आया है, उनको नियंत्रित करने की भूमिका में आया है। उदारीकरण, लिबर्टी जो मिली है स्थापित करने के लिए उद्योगों को, उसके बाद जो है उस चुनौती, उस भूमिका को समेटने के लिए, उस चीज को, उदारीकरण को और विस्तृत करने में एक प्रशासन ने अलग भूमिका दिखी। तभी डेवलपमेंट की ओर अब क्या कहते हैं कि प्रशासन का ध्यान गया है। पहले आपने देखा होगा कि डीएम ही डेवलपमेंट के सारे काम करते थे, जिलाधिकारी,
उसके बाद क्या किया गया, एक नया पद सृजित किया गया CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का, क्योंकि उदारीकरण जब हुआ तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पैसा आना शुरू हुआ, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल देने लगा, क्योंकि प्रशासन ने अपना काम हटा लिया, दिमाग हटा लिया वहां से जो आर्थिक गतिविधियां थी, तो अब कहाँ जाने लगा, वो डेवलपमेंट की तरफ जाने लगा। और इसीलिए क्योंकि इसका कार्य बहुत अधिक हो चुका था, इसको कम करने के लिए एक नया पद सृजित किया, CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। वर्तमान में किस किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या प्रशासन को, तो उसमें जो सबसे है सामाजिक सुरक्षा, जो सोशल सिक्योरिटी की समस्या है, जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं, इनकी जो है एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। इनको जैसे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, या जो ये भी योजना संचालित हो रही है, पोषाहार कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। इनको संचालित करने की जिम्मेदारी किस पर है, अंततः प्रशासन पर। एक नई चुनौती है आतंकवाद, आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, इसमें पुलिस प्रशासन मिलकर उनको रोकना, इंटेलिजेंस के रूप में कार्य करना, एक चुनौती भरा कार्य हमारे प्रशासन के सामने देखने को मिलता है। आपदा प्रबंधन, समय समय पे आप देखते होंगे कि पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में हमारे यहाँ बाढ़, तूफान, चक्रवाती सब आता रहता है, तो ऐसे समय में आपदा प्रबंधन का काम जो है प्रशासन का एक मुख्य दायित्व हो गया है। जो आपका DM होता है वो क्या होता है, जिला आपदा अधिकारी, ठीक है, जिला आपदा अधिकारी होता है, क्या पद भी सीख मिला होता है। जो हमारी संरचना है पूरी, उसके सबसे निचले पायदान पे आपदा प्रबंधन में आता है जिलाधिकारी। तो आपदा प्रबंधन के कार्य में भी प्रशासन को लगना पड़ता है, तो एक नई चुनौती के रूप में आपदा प्रबंधन के रूप में भी देखा जाता है। नक्सलवाद, नक्सलवाद एक बढ़ती समस्या है भारत में। आए दिन आप देखते हैं कि कहीं पर हमले हो रहे हैं, तो पुलिस की जो भूमिका है, प्रशासन की जो भूमिका है, नक्सलियों को रोकना, उनसे समन्वय स्थापित करना, उनको अपील करना और विकासात्मक कार्य नक्सलवादी क्षेत्रों में बढ़ावा देना, ताकि जो है क्या हो, इन समस्याएं जो है कम हो जाए और कम से कम नक्सल वाली घटनाएं हो, और नक्सलवादियों को जो है मोटिवेट करके उनको उस रास्ते से हटाना, ये सारे काम भी प्रशासन के ही जिम्मे आ चुके हैं। महामारियों का जो दौर है, उसमें हाल में आप देख ही रहे हैं, कोविड-19 की जो स्थिति है, आपने देखा लॉकडाउन के समय, चाहे वैक्सीनेशन के अब समय, सारी जो मशीनरी ठप होने के बाद सारा का सारा जो दारोमदार किस पर आ गया, पूरी तरीके से प्रशासन पर आ गया। जब सारी व्यवस्था ठप थी, सब सिस्टम बैठ चुका था, तो सरकारी मशीनरी ही पूरा संचालन कर रही थी, पूरी चीजों को मैनेज करने का प्रयास कर रही थी। तो महामारियों के दौर में भी प्रशासन के ऊपर एक जो है बड़ी भूमिका है। अलगाववाद, जो अलगाववादी संगठन होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में या अन्य क्षेत्रों में आपने देखा होगा, उनको समझाना, उनको समन्वित करना, उनके लिए उनको नियंत्रित करना, ये सब काम भी किस पे आ गया है, लोक प्रशासन पर, और एक नई चुनौती के रूप में हमें देखना पड़ रहा है। लेकिन उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के आगमन के साथ ही कई चुनौतियां भी राज्य के समक्ष उपस्थित हुई, जैसे वैश्विक आतंकवाद, आर्थिक संकट, मानवाधिकार, सतत विकास के वैश्विक मुद्दे, ऊर्जा संकट इत्यादि, जिसमें राज्य को अधिक से अधिक भूमिका निभाने की क्या की है आवश्यकता। मतलब जितना हम पीछे हटे थे, अपने आप को आर्थिक क्षेत्र से हटाया था, उतना ही हमें आगे बढ़ना पड़ा इन नई चुनौतियों को चक्कर। इसके अलावा देश के सामरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी राज्य की भूमिका जो है वो केंद्रीय हो गई है। तो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, यानी इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या करना होगा, क्या करना पड़ रहा है, प्रशासन को मजबूत बनाना पड़ रहा है। प्रशासन के सामने एक नई चुनौती और नई भूमिका उभर कर ये आई हुई। आंतरिक रूप से बढ़ती चुनौतियां जैसे अलगाववाद, नक्सलवाद, सांप्रदायवाद, भुखमरी, गरीबी, यहाँ पर भी जो है राज्य की अत्यधिक भूमिका बढ़ी है। जहां जहां राज्य की भूमिका बढ़ेगी, वहां वहां लोक प्रशासन की भूमिका ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य खुद तो कुछ करता नहीं, तो राज्य के पैर और हाथ कौन होता है, प्रशासन होता है ना, तो उसकी भूमिका बढ़ती है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वर्तमान परिवेश में लोक प्रशासन के कार्यों में मात्रात्मक रूप से कमी आई है, लेकिन गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, अंत करने के लिए अच्छा है कि मात्रात्मक रूप से तो कमी आई है, क्योंकि हमने क्या किया है, अपनी आर्थिक गतिविधियां रोक दी हैं, सामाजिक गतिविधियां रोकी हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से इसमें वृद्धि हुई है तथा लोक प्रशासन से अधिकाधिक संवेदनशील, जन केंद्रित व जवाबदेहपूर्ण भूमिका की अपेक्षाएं अब बढ़ गई हैं। इसी वजह से क्या हुआ है, आपका पेपर 4 एथिक्स को शामिल किया गया है, क्योंकि अब जो है ये सारी चीजें प्रशासन का एक अनिवार्य घटक के रूप में आपको शामिल करने को देखने को मिलती है। और उपेक्षा भी रहती है लोगों की कि प्रशासन कैसा हो, संवेदनशील प्रशासन हो, जन केंद्रित हो, यानी जन भावना को समझने वाला हो, और जवाबदेह हो। आप कोई बात पूछो, कोई कहो, तो उसकी आप पे सुनवाई हो सके। तो ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट किया, 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं डेली 2 क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग जो है फोन नंबरों पर संपर्क करके फटाफट अपने आप को एनरोल करा लें, ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सकें। 150 सवाल
उपलब्ध कराऊंगा 75 सवाल पेपर 1 के और 75 सवाल पेपर 2 के। बिना देरी किए नंबरों पर संपर्क करके फटाफट एडमिशन ले लें आप लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक की क्लासेस पहुंचे। फिलहाल ये एक शेयरिंग क्लास है। कारण क्या है इसके पीछे का, ये मैक्सिमम लोगों तक सूचना भी पहुंचनी चाहिए ताकि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, आप जिन लोगों का मन थोड़ा सा डर गया है लोक प्रशासन को लेकर, नहीं नंबर नहीं आते, ये नहीं आते, तो उस पर ही प्रयास है ये। और भाई जाहिर सी बात है, फीस ले रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि सब कुछ नहीं फीस का मामला, लेकिन देखिए फीस तो किसी भी चीज की अनिवार्य इसलिए होती है भाई क्योंकि संभव नहीं है, हम लोग भी कार्यरत नहीं है कहीं पर, वो थोड़ा बहुत तो बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो नॉमिनल फीस रखी गई, फीस मात्र है इसकी 3000 रुपए। इसमें आपको ये पूरा 75 दोनों सवाल जो 150 सवाल उपलब्ध यहाँ पर कराए जाएंगे वीडियो मोड से, और साथ साथ पीडीएफ मोड से आप तक ये कंटेंट पहुंचेगा, आपको ग्रुप में ऐड करके ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले सवाल के सेशन में।